में आप लोगों ने उनको सब टीवी पर भी देखा है और अन्यत्र कवि सम्मेलनों में भी सुना है। हास्य के नौजवान उभरते हुए सितारा हमारे बीच में हरियाणा, मूलतः हरियाणा से और मुंबई में एसबीआई में कार्यरत बंसल जी, संजय बंसल जी आपके बीच में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए संजय बंसल जी का। बाकी उनको बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं है। एक बार मेरे साथ में चल रहे थे और रोड पे जब भी हॉर्न बजता ट्रक का तो हिचकने लगते, तो मैं बोला यार ट्रक का हॉर्न बजता है और आप इतना डर क्यों जाते हो? बोले यार क्या बताऊं, मेरी बीबी एक ट्रक वाले के साथ भाग गई है। तो मैंने कहा यार भाग गई तो भाग गई, अब क्यों डर रहे हो? बोलते कहीं वो अभी छोड़ने तो नहीं आ रहा है। ताली इधर बज रही थी, जोरदार ताली से स्वागत करें संजय बंसल। जब कवियत्री आई थी तो संचालक महोदय खुद माइक ठीक करने आए थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी माइक वाले ये हमारी मार्केट वैल्यू है। अभी माइक वाले को ठीक करना है। जी, सर मैं सब समझता हूँ, पर माँ शारदे के चरणों में नमन। समृद्ध मंच को प्रणाम, जिस मंच पर आदरणीय जगदीश मित्तल जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगम, योगेंद्र शर्मा जी, राज बुंदेली जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित है। मुझे लगता है वो मंच बड़ा गौरवशाली हो जाता है। एक बार आप इन सब की उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां बजाइए। समय की अपनी सीमाएं हैं, मैं समझता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा अपने तय समय में अपना काव्य पाठ कर सकूं। देखिए मैं वीर रस नहीं हूँ और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। तो जो अपना काम है करने का ही नहीं। जी जी नहीं सर, वही करूंगा सर, मैं वही करूंगा। जी जी, मुझे वो तो आपका असर खत्म करना है पहले। जी 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 सर जी। नहीं पर देखिए क्या है ना, योगेंद्र शर्मा जी सर, मेरा दरअसल पाकिस्तान पे वीर अपवाद है योगेंद्र शर्मा जी और बुंदेली जी, वरना ज्यादातर वीर रस के कवि, ओज रस के कवि पाकिस्तान पर लिखते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, आज हम 14 अगस्त को अखंड भारत स्मृति दिवस मना रहे हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर 14 अगस्त को भारत का विभाजन नहीं हुआ होता और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ होता तो ये वीर रस के कवि लिखते क्या? क्या बात है, क्या बात है। किस विषय पर लिखते? और देखिए मैं एक बात और कहता हूँ, एक ऑब्जर्वेशन देखिएगा कि मेरा ये मानना है बच्चों को कभी भी माँ बाप से अलग नहीं रहना चाहिए, और अगर देखना चाहते हो जब भी बच्चे माँ बाप से अलग रहे हैं वो कभी समृद्ध नहीं रहे, उजड़ गए हैं, अगर देखना चाहते हो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात देख लो। और जब सेना की बात चलती है तो मैं अपनी 2 पंक्तियां वहां समर्पित करता हूं कि सैनिक क्या है, क्या है वो देश के लिए, कि देश की सुरक्षा की हम सैनिक ही तो धुरी हैं। क्या है सैनिक साहब? देश की सुरक्षा की सेना ही तो धुरी है। और अगली पंक्ति सेना के स्वाभिमान, उसकी खुददारी की है साहब। कहीं स्वाभिमान और खुददारी एक साथ जागृत हो, आपकी तालियों में मुझे सूचित करना कि देश की सुरक्षा की सेना ही तो धुरी है। कितना भी बहुमत हो, बिन हमारे सरकारें अधूरी है। और देखिए इससे ज्यादा मुझे लगता है वीर रस की यहाँ आवश्यकता नहीं है। नहीं मैं बहुत सस्ते में, हम हास्य रस के लोग अपने तरीके से चीजें निपटाते हैं साहब। मुझे देखिए पाकिस्तान में हास्य में ऐसे भी निपटाया जा सकता है, जरूर नहीं कि लंबी चौड़ी कविता लिखी जाए। मुझे याद है 5-6 साल पहले एक न्यूज़पेपर में हमने खबर पढ़ी कि अमेरिका से कुछ फाइटर प्लेन पाकिस्तान को एज यूजुअल दान में दिए। अब पाकिस्तान वालों को पहली बार मिले थे तो उनको चलाने नहीं आते थे। अमेरिका वाले आए, उनके पायलट आए, अधिकारी आए और उनकी ट्रेनिंग करवाई गई पाकिस्तान के पायलटों की। 5 दिन की ट्रेनिंग चली। 5वें दिन ट्रेनिंग के बाद अमेरिकी अधिकारी ने पाकिस्तान के पायलटों से पूछा कि कोई सवाल तो नहीं है? तो पाकिस्तान के पायलट ने कहा सर आपने हमें टेक ऑफ सिखा दिया, उड़ना सिखा दिया, पर लैंड करना नहीं सिखाया। तो अमेरिका अधिकारी ने जो उत्तर दिया वो 140 करोड़ हिंदुस्तान की ताकत का उत्तर है साहब। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि एक बार आप तो उड़ा कर देख लो, लैंड तो अपने आप हिंदुस्तान की सेना करवा देगी। क्या बात है। तो लंबी चौड़ी कविताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखिए जहां नेताओं की बात करते हैं, किसी नेताओं की बात चली, मेरा मानना है नेताओं पर मैं कोई बात नहीं करूंगा साहब, क्योंकि मेरा मानना है नेता जितना दूरदर्शी होता है उतना कोई नहीं होता। मुझे याद है दिल्ली विधानसभा में एक नेता अपने निरीक्षण के लिए निकला अपने सेक्रेटरी के साथ। वहां मुझे स्कूल के प्रिंसिपल मिले
प्रिंसिपल ने कहा सर मुझे 40 लाख का फंड चाहिए, मुझे ज़मीन समतल करवानी है, ताकि मुझे ज़मीन समतल करवानी है, कमरे रिनोवेट करवाने हैं, बेंच लगवाने हैं, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। वो थोड़ी आगे गया, आगे उसको जेलर मिला, जेलर ने कहा सर मुझे सिर्फ 5 लाख का फंड चाहिए, मुझे जेल थोड़ी ठीक करवानी है ताकि कैदी लोग आराम से रह सके। वो वापस विधानसभा आया, बजट सैंक्शन किया, उसने जेल को 40 लाख और स्कूल को 5 लाख दिए। तो सेक्रेटरी ने टोका सर हमने उल्टा कर दिया है, दरअसल हमें स्कूल को 40 और जेल को 5 लाख देने थे। तो नेता ने जो उत्तर दिया, नेता ने कहा देखो इस जन्म में स्कूल तो हमें जाना नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या लेंगे, क्या लेंगे? बहुत बढ़िया। और दिल्ली में आप जानते हो जेलों की हालात सुधारने की क्यों जरूरत है? दिल्ली में तो जाना जरूरी है। जी तो इसलिए, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, उनकी तो दूरदर्शिता का मुकाबला ही नहीं है साहब। अपने मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, आप सबको पता है। उसके लिए जापान से अरबों डॉलर का लोन लिया गया है, और जिस दिन लोन की ये फाइल साइन हो रही थी उस दिन आपने टीवी पर देखा होगा, जापान ने तो हमें लोन दिया और उसके बदले में हमने उसको क्या दी? भगवत गीता। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवत गीता भेंट की। अब आज से 50-60 साल बाद जब जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लोन की फाइल पलटेंगे, भाई हमने कब किसका लेकर वापस किया? और सर जोशी जी, आदरणीय सर जोशी जी ने एक पंक्ति कही है हिंदुस्तानियों के बारे में। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानियों को वही लोन दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। तो जापान के 50 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लोन की फाइल पलटेंगे तो उसमें उनको क्या मिलेगी? भगवत गीता। और भगवत गीता के पहले ही पन्ने पर लिखा हुआ है क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, जो लिया यहीं से लिया। तो पर देखिए, एक जगह कवि सम्मेलन के बाद एक श्रोता ने मुझसे कहा सर आप सैनिकों की बात करते हो, पर क्या जो हम सामान्य लोग हैं उनकी देशभक्ति मापने का कोई तरीका नहीं है? हम जो व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, कहीं ऑफिस में काम करते हैं, उनकी देशभक्ति मापने का कोई निर्णायक मंत्र नहीं है क्या? मैंने उस दिन जाकर एक कविता लिखी, योगेंद्र भैया, एक नई तरह की कविता जी, कि यथासंभव बिजली बचाना भी देशभक्ति है। यथासंभव हम सामान्य लोगों की देशभक्ति मापने के क्या तरीके हो सकते हैं? यथासंभव बिजली बचाना भी देशभक्ति है, पानी व्यर्थ न बहाना भी देशभक्ति है। जरूरी नहीं कि हर कोई सीमा पर जा लड़े, पर ईमानदारी से ड्यूटी निभाना भी देशभक्ति है, पर ईमानदारी से ड्यूटी निभाना। मदद के लिए हाथ बढ़ाना भी देशभक्ति है, मदद के लिए हाथ बढ़ाना भी देशभक्ति है। किसी के हिस्से का न खाना भी देशभक्ति है। संभव नहीं हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आओ, पर किसी के आंसू पोंछ पाना भी देशभक्ति है, पर किसी के आंसू पोंछ पाना। सही के साथ कदम मिलाना भी देशभक्ति है। अगर सत्ता द्वारा, व्यवस्था द्वारा, सरकार द्वारा कोई सही कदम उठाया जाए तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसका समर्थन होना चाहिए कि सही के साथ कदम मिलाना भी देशभक्ति है। गलत के खिलाफ कलम उठाना भी देशभक्ति है। सही के साथ कदम मिलाना भी देशभक्ति है, गलत के खिलाफ कलम उठाना भी देशभक्ति है। संभव नहीं झूठ के खिलाफ। और दोस्तों, हम व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के उस दौर में जी रहे हैं जहां सुबह एक झूठ उतरता है और थोड़ी देर में पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। हम उस झूठ के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते, पर हम एक काम कर सकते हैं कि संभव नहीं झूठ के खिलाफ ऐलाने जंग कर दे, पर सच का दीपक जलाना भी देशभक्ति है। सच का दीपक जलाना भी देशभक्ति है। और अंतिम 4 पंक्तियां कविता की कि वर्दी का सम्मान भी देशभक्ति है। हम सरहदों पर खबरें सुनते हैं कि युद्ध हुआ और कायरों ने पीछे से वार किया तो हमारे कुछ जाबाज शहीद हो गए। तब मैंने 4 पंक्तियां और इसमें ऐड की कि वर्दी का सम्मान भी देशभक्ति है, राष्ट्रहित में काम भी देशभक्ति है। संभव नहीं हर किसी की जरूरतें पूरी कर सको, पर शहीदों के परिवारों का ध्यान भी देशभक्ति है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और देखिए, जैसा मेरे परिचय में कहा गया था, मैं हरियाणा से हूँ। थोड़ी देर आपको हरियाणा भी ले चलता हूँ। दरअसल हरियाणा के आदमी पर एक आरोप लगता है कि वो उल्टे जवाब देता है, पर मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। हरियाणा का आदमी उल्टे नहीं, व्यवहारिक जवाब देता है, प्रैक्टिकल जवाब देता है। किसी परिस्थिति में जो जवाब सबसे ज्यादा फिट वो देता है। हुआ ये, हरियाणा की लड़की मुंबई आई,
बेस्ट की बस में बैठी, उसके बगल में एक लड़का आकर बैठा। लड़के ने देखा लड़की अकेली है तो फ्लर्ट करने के उद्देश्य से पूछ लिया, मैडम टाइम क्या हुआ है? तो लड़के ने देखा लड़का फ्लर्ट करने के चक्कर में तो इग्नोर किया। लड़के ने फिर पूछा, मैडम टाइम क्या हुआ है? लड़के ने फिर इग्नोर किया। लड़के ने जब चौथी बार पूछा तो जो उत्तर दिया वो हरियाणा की लड़की ही दे सकती थी। जैसे ही लड़के ने कहा मैडम टाइम क्या हुआ है, लड़के ने कहा 4 जूते पड़ने में 2 मिनट बाकी है। ये उत्तर हमारे यहाँ ही दिए जा सकते हैं। तब हरियाणा की कविता से आपको जोड़ता हूं साहब कि हरियाणा के रामफल का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू लेने वाला भी कमाल कर रहा था। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आदरणीय जगदीश मित्तल जी की उपस्थिति है। साहब जगदीश मित्तल जी ने जो काव्य संपदा को, देश की काव्य संपदा को संरक्षित करने का जो महान काम किया है, हिंदुस्तान के लगभग सभी बड़े कवि, सभी छोटे कवि, सभी राष्ट्रीय कवि संगम से जुड़े हुए हैं। और मुझ जैसे न जाने कितने लोगों को उन्होंने तराशा है। कहीं मैं एक काव्य गोष्ठी में 2016 में जब मैं पढ़ रहा था, उन्होंने मुझे वहां सुना और उसके बाद निरंतर सुनते रहे, मुझे अवसर देते रहे। मैं चाहता हूं एक बार ऐसे महान व्यक्ति जगदीश मित्तल जी के लिए राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष के लिए जोरदार तालियां हों कि हरियाणा के रामफल का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू लेने वाला भी कमाल कर रहा था। पूछा पहला ही सवाल, मच गया बवाल। बोला बताओ रामफल, भैंस बड़ी की अकल? कोई और होता तो अकल ही कहता, पर चूंकि आदमी हरियाणा से था, बोला साहब भैंस ही बड़ी होती अकल से। साहब बोले कह सकते हो तुम ऐसा कैसे? कोई कारण है तो बताओ, जरा विस्तार से समझाओ। रामफल बोला पहला कारण, भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। पहला कारण भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। उसी दूध को पीकर हम बड़े होते हैं। हम बड़े होते तो हमारी अकल भी बड़ी होती है। मतलब भैंस का दूध पीने से अकल बड़ी होती है, इसलिए भैंस अकल से बड़ी होती है। क्या बात है। 2-4 लोग तालियां बजा रहे, वो भी रहने दो। दूसरा कारण, हम अकल को सिर पर लेकर चलते हैं, पर क्या भैंस को सिर पर रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भैंस अकल से बड़ी होती है। तीसरा और अंतिम कारण, कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है। क्या बात है। कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है, इसलिए पूरी की पूरी भैंस अकल से यकीनन बड़ी होती है। साहब गुस्से में चिल्लाए, ये फालतू के लॉजिक मत गिनवाओ, कोई ढंग की बात है तो बताओ। रामफल बोला साहब देखिए, कवि का किसी जाति, पार्टी, धर्म या राजनीति से वास्ता नहीं होता। 70 साल की इस देश की आजादी के बावजूद जब देश में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता और सामाजिक विसंगतियां देखते हैं, तब जाकर कहीं लिखना पड़ता है। रामफल बोला जिस देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर भी की जाती हो राजनीति। देखिए आप सत्ता पर सवाल उठाइए, सरकार पर सवाल उठाइए, व्यवस्था पर सवाल उठाइए, पर सेना के शौर्य पर सवाल बर्दाश्त नहीं होगा साहब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही है, बहुत सही है। देखिए हम लोग भी काम करते हैं, सैनिक भी काम करता है, पर हमारे और सैनिक के काम करने में एक मात्रा भर का अंतर है साहब। हम सामान्य लोग वेतन के लिए काम करते हैं और सैनिक वतन के लिए काम करता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। वाह। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी साहब, उस दिन मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि सर्जिकल स्ट्राइक से क्या खूब मिजाज बिगाड़ा है पापी पाकिस्तान का। सर्जिकल स्ट्राइक से क्या खूब मिजाज बिगाड़ा है पापी पाकिस्तान का। रोम रोम त्राही त्राही कर उठा है आतंकी खान का। कड़ी निंदा, केवल कड़ी निंदा, वो अतीत की बात थी। कड़ी निंदा, केवल कड़ी निंदा, वो अतीत की बात थी। अब तो घर में घुसकर मारेंगे, ऐलान है ये बदलते हिंदुस्तान का। कि जिस देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर भी की जाती हो राजनीति, जहां आरोपी का समर्थन होगा या विरोधी तय करती हो उसकी जाति, जिस देश में नेता सत्ता सुख के लिए, और मैं महाराष्ट्र में पंक्ति पढ़ रहा हूं साहब, जिस देश में नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पार्टी बदल लेते हैं, सवाल किससे पूछिएगा साहब? सवाल पूछने वाले को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। जिस देश में शेल्टर होम तक से बच्चियों के चीखों की आवाज सुनाई देती है, उस देश में यकीनन भैंस अकल से बड़ी दिखाई देती है। उस देश में यकीनन भैंस अकल से बड़ी दिखाई देती है। अब मैं देखिए, अभी तक जो हम सबको आपके समक्ष परोस रहे थे, आज के हमारे संचालक महोदय लहरा सरदार जी जो मंच का बहुत बेहतरीन संचालन कर रहे हैं,
पर मैं अब उनको एक अपनी काव्य पारी के लिए, संक्षिप्त काव्य पारी के लिए जितना समय इजाजत देता है उसके हिसाब से मैं अल्लाह सरदार जी को आपकी जोरदार तालियों के बीच, अल्लाह सरदार जी तालियों में नहीं आएंगे साहब। दिनेश रघुवंशी जी ने कहीं लिखा कि धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है। अल्हड़ जी के लिए पढ़ रहा हूं कि धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। अल्हड़ सरदार जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय बंसल जी।